अब तक हम बात किए हैं या बात कर रहे थे नागरिकता के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिया हुआ है। उसके हर भाग में अलग अलग, और हमारे जो मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7। क्षमता, स्वातंत्र, शोषण, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये संपत्ति का अधिकार जो 19(1) अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 31 में वर्णित था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा करके अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया और इसको जोड़ने के साथ ही इसको एक वैधिक अधिकार दे दिया गया। यानी संपत्ति हमारी, जो हमारी संपत्तियां हैं वो हमारा वैधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संकलन हमारे संविधान में कहां से है? का संकलन यूएसए के संविधान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकारों का संकलन कहां से किया गया? यूएसए के संविधान से किया गया। अब हम एक जो मौलिक अधिकार है उनका डिटेल से उस पर चर्चा कर लेंगे। तो पहला हमारा जो मौलिक अधिकार है वो क्षमता का अधिकार। क्षमता का अधिकार, और उसके पहले अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उसकी अल्पीकरण करने की विधियां, यानी संसद को ये अधिकार है कि उनको हटा दिया जाए या उनको अधिकार मतलब है, ये चीजें हैं कि वो उस पर काम कर सकता है। बाद में मौलिक अधिकारों का फुली संरक्षण कौन करता है? हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी कोर्ट इसके संरक्षण का अधिकारी है। लेकिन अगर संसद चाहे तो उसमें अल्पीकरण कर सकती है, संरक्षण कर सकती है, परंतु अगर कोर्ट में उसका निरीक्षण होगा, अगर वो गलत पाया जाता है तो वो रद्द कर दिया जाएगा। और अब समता का अधिकार क्या है? इसका पहला अनुच्छेद में जो है 14, विधि की समता, यानी किसी भी व्यक्ति, वो चाहे भारतीय नागरिक हो या ना हो, व्यक्ति की बात कर रहे हैं, व्यक्ति मतलब कोई भी होगा, वो विधि के समक्ष, हमारा जो कानून है, जो हमारी संसद कानून बनाएगी, उसके समक्ष वो समान होगा। वो चाहे कितना पावरफुल होगा, चाहे वो गरीब व्यक्ति होगा, लेकिन विधि के सामने उसके लिए समान व्यवहार होगा। तो ये विधि की क्षमता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। यानी किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर उसके कार्यों को से, यानी जो हमारी जाति व्यवस्था है उस पर जो पुराना सिस्टम था जिसमें लोगों को पीने का पानी लेने के लिए अलग व्यवस्था, सिनेमाघरों या मतलब जहाँ भी रंगमंच या उसको कैटेगराइज नहीं किया जाएगा, वहाँ किसी कहीं भी कोई पार्टिसिपेंट हो सकता है। अनुच्छेद 15 के अलग अलग पॉइंट पर 15(1) के तहत हम बात कर रहे थे। अनुच्छेद 15(1) का सेक्शन था और 15(2) में ये कहा गया कि राज्य और व्यक्ति दोनों विभेद नहीं कर सकता। मतलब, लेकिन ये जो चीजें हैं ये केवल नागरिकों पर लागू है। अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों पर लागू है हमारे। और 15(2) में कहा गया कि राज्य और व्यक्ति दोनों विभेद नहीं कर, राज्य मतलब जो हमारी शासित
सरकार। और 15(3) में महिला और बालकों को उच्च शिक्षा, उचित शिक्षा के प्रावधान की बात है। 15(4) में जो हमारी कैटेगरी है एससी, ओबीसी, अन्य के लिए, एसटी, ओबीसी के लिए शिक्षण व्यवस्था करने के कार्य किया गया है। संविधान संशोधन पहले के द्वारा इसको जोड़ा गया और 93वें संविधान संशोधन द्वारा 15(5) जोड़ा गया। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के एडमिशन की व्यवस्था, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण के तहत मतलब अलग से कोई बिना प्रतिबंध के उनके आर्थिक आधार पर नहीं, मतलब एक कानून बनाकर उनको एडमिशन लेना अनिवार्य कर दिया। और अब बात करें अनुच्छेद 16 की। 16 में दिया गया है लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरियों में समानता, क्षमता। सरकारी नौकरियों में जो सिस्टम बनाया जाएगा उसमें सारे लोगों को समानता के साथ मौका दिया जाएगा। और अनुच्छेद 16(4) में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और 16(4) का एससी, एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और ये पदोन्नति में आरक्षण। और अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब जो छुआछूत का भेदभाव था उसका अंत कर दिया गया। और 18 में उपाधियों का, यानी जो उपाधियां हमें मिल रही हैं राष्ट्रपति द्वारा, हम भारत रत्न की उपाधि धारण कर रहे हैं, तो इसको हम नाम नहीं लिख सकते, हम अपने आगे ये नहीं लिख सकते हैं कि, या कोई भी व्यक्ति ये नहीं लिख सकता है कि भारत रत्न फला। इसी तरह की कोई भी उपाधि अगर किसी को दी जाती है तो वो लिखने का अधिकार ही नहीं। और अब हम बात करेंगे स्वातंत्र का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अब वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण 19 में दिया है अनुच्छेद, यानी आप अपनी बातें, आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं उस तरह का, और जो विधि के अनुरूप हो, देश के जो कानूनी सिस्टम है उसको, पर देश की जो एकता अखंडता को प्रभावित न कर रहा हो, इस तरह की आपकी वाक की स्वतंत्रता, आप सम्मेलन कर सकते हैं। पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता इसके अंतर्गत आती है। और कोई भी अपनी बात, अपनी अभिव्यक्ति जो आपके अंदर है उसको कह सकते हैं। और अनुच्छेद 20 में दिया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी जो कोई भी अपराधी अगर आरोप लगाया जाता है कि ये अपराधी है, लेकिन उसके तहत कानूनी व्यवस्था नहीं, आपने कानून की कोई व्यवस्था नहीं की है और कह रहे हैं अपराध, वो क्या है, अपराधी को केवल दोष सिद्ध किया जाता है, यानी कानूनी व्यवस्था के आधार पर ही दोषी साबित किया जाएगा, ना कि जैसे बाल श्रम के लिए कोई कानून ना हो तो, लेकिन कोई बाल श्रम करवा रहा हो तो आप उसके आधार पर उसको, जो काम करवा रहा बालक को, उसको आप दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक आपका बाल श्रम के विरुद्ध कोई कानून ना हो। और वाक और स्वतंत्रता के अधिकार में एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जो हमें सूचना का अधिकार है, धरना का अधिकार है, जो ये सारी चीजें जो हमें कहाँ से मिली हैं, वाक स्वातंत्र विषय कुछ अधिकारों के संरक्षण से। तो हम बात कर रहे थे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। अब प्राण और दैहिक स्वातंत्र का संरक्षण, अब विधि द्वारा ही किसी के प्राण या दैहिक स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। वह विधि लेकिन न्याय संगत है कि नहीं, उसको सही दिशा में संरक्षण दे रही है कि नहीं, वो संविधान के अनुकूल है कि नहीं, वो तय करना कोर्ट का काम है।
सुप्रीम कोर्ट उसका संरक्षक है। और अनुच्छेद 21 का, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2000 अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार, इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार दिया गया। और अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तार यौन निरोध से संरक्षण है। और इसके तहत कुछ ऐसी दशाएं हैं जिसके तहत व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण मिलता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं गिरफ्तारी की। तो कुछ दशाओं विधि द्वारा ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, उसे अपने इच्छानुसार वकील या अधिवक्ता रखने की आज़ादी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, उसको गिरफ्तार करने पे 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट की हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ठीक, ये हुई गिरफ्तारी की बात। अब हम बात करें निरोध की। निवारक निरोध भारतीय संविधान की अन्य जनतांत्रिक देशों की, लोकतांत्रिक देशों की अपेक्षा जो है ये सबसे डिफरेंट है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध का उल्लेख नहीं है। अगर है भी तो केवल आपातकाल में लगाया जाता है। भारत में ये आपातकाल और शांतिकाल दोनों में लागू रहता है। और अनुच्छेद 22(4) तथा 5 के अंतर्गत निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति 3 मास तक निरुद्ध किया जा सकता है। और कुल 3 मास तक के लिए उसको निरुद्ध किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार हो रहा है, मैक्सिमम 3 मास के लिए निरुद्ध किया जाएगा। और गिरफ्तारी का आधार उसे बहुत जल्दी बता दिया जाएगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है। और साथ ही गिरफ्तार के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन का अवसर दिया जाएगा। मतलब वो अपनी बातें रख सकता है, उसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध वो कह सकता है कि हाँ ये चीज़ें हमारे फेवर में, मतलब मैंने ये काम नहीं किया है या मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ, तो उसकी गिरफ्तारी के बारे में वो अपना अभ्यावेदन कर सकता है। अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध। एक महत्वपूर्ण चीज में और है, ये विदेशी लोगों पर लागू नहीं, विदेशी या शत्रु देशों के विरुद्ध नागरिकों पर लागू नहीं करेंगे, केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू करेंगे। शोषण के विरुद्ध अब अनुच्छेद 23 में वर्णित है। इसमें 2 अनुच्छेद है, 23 और 24। 23 में कहा गया कि मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का प्रतिषेध। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हैं, दुर्व्यवहार, और साथ ही उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, यानी किसी भी बालक की जो उम्र है, हमारे यहाँ 14 वर्ष बाल श्रम की उम्र तय है, और उस व्यक्ति को, उस बालक को आप कारखानों में कारखानों आदि, यानी कारखानों जैसी और कोई संस्था हो जहाँ काम करा, कहीं भी विद्यालय में आप पानी पिलवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो बाल श्रम नहीं करवा सकते हैं, बालकों से काम नहीं करा सकते हैं, लेकिन ये कानून के द्वारा ही कितनी उम्र तय करें। और अगला जो अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। 25 में कहा गया अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने व आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी आप उसको स्वीकार कर सकते हैं और मान सकते हैं किसी धर्म को, चाहे हिंदू धर्म मानिए, मुसलमान को, इस्लाम धर्म को माने, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं।
और उसका आचरण करने के, जैसे मतलब जिस जो उसमें दिया गया उस तरह का आचरण कर सकते हैं, कार्य व्यवहार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। और अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्य, अनुच्छेद 26 के तहत आप धार्मिक कार्यों को करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, बशर्ते किसी को अन्य धर्म को आप ज्यादती यानी जबरदस्ती के या बलात् उस पर अपना धर्म आरोपित नहीं कर सकते। ठीक। और अनुच्छेद 27 में कहा गया कि विशिष्ट धर्मों की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी विशिष्ट हम बात कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति की आय, मतलब इसके कहने का मतलब ये है किसी व्यक्ति की आय पर कर देने के लिए विवश उसे नहीं किया जा सकता है अगर उसकी आय किसी धार्मिक कार्य के लिए या धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग में लाई जाए। लेकिन साथ ही अगर सरकार या राज्य कोई धार्मिक कार्य धर्म के लिए करता है तो उसमें शुल्क लगा सकता है। और अगला है अनुच्छेद 38 जिसमें कहा गया है कुछ शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी आप देख रहे होंगे बहुत सारे मुस्लिम इस्लाम विद्यालय हों या हिंदू विद्यालय हों, कई होंगे जिसमें स्पेशली इसे धार्मिक शिक्षा दी जाने की स्वतंत्रता है, वहाँ पे धार्मिक रूप से एजुकेशन दिया जा रहा है। तो ये थी, हमने अब तक बात कर ली है संस्कृत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 4 अधिकारों पर हमने बात कर ली है, शेष पर हम बात करेंगे आगे। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक।